उदय कोटक ने जिनको लैंड करता था पैसे 100 सीईओज की मीटिंग बुलाई। उनसे पूछा भाई मेरे को ये बताओ व्हाट इज क्रिटिकल टू बिजनेस। किसी ने कहा एक्सलेंस, किसी ने कहा ऑपरेशनल एक्सलेंस, किसी ने कहा ऑपरेशनल रिसर्च। वो कहता भैया आपके सारे सवाल जो है बड़े अच्छे हैं, लेकिन एक इसके बीच में मिस हो गया। वो क्या मिस ये हो गया कि भाई साहब सो इंडिया में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्या उनका रवैया क्या रहना चाहिए? क्या उनको चाइना से सीखना चाहिए? क्या उनको चाइना से घबराना चाहिए? क्या उनको चाइना को इग्नोर करना चाहिए? the manufacturing capabilities which I have seen, noticed and experienced, they're superb. Chinese manufacturers and entrepreneurs, if they can migrate to India, make their investments, and that will be a wonderful journey for India. वो अगर आ जाएं तो ये हिंदुस्तान का बहुत भला हो सकता है। तो वो सिनर्जी का एक ऐसा लफ्ज है, वो भाई साहब सुनील मित्तल के साथ इट स्टेज फॉर एवर। ये आया जी मेरे पास, कहते मेरे को तो बात ही बड़ी आपकी अच्छी लगी, सिनर्जी करते हैं। मैंने कहा मैं दुनिया में किसी को बेच दूंगा, तेरे को नहीं बेचूंगा। क्यों? तू ये लोहे से स्ट्रगल करेगा, लोहे से कुश्ती करेगा, तेरा वो स्किल नहीं है। कोई यकीन दिलाता हूँ, अगर मैंने उसको दे दिया होता वहाँ फंस गए थे। वो फंस गया होता। मान लीजिए मैंने बहुत सारी दुनिया, मुंबई में, चेन्नई में और दुनिया में बहुत लोग फेल होते देखे हैं, इसलिए कि उनका उदय कोटक ने जिनको लैंड करता था पैसे 100 सीईओज की मीटिंग बुलाई। उनसे पूछा भाई मेरे को ये बताओ व्हाट इज क्रिटिकल टू बिजनेस। किसी ने कहा एक्सलेंस, किसी ने कहा ऑपरेशनल एक्सलेंस, किसी ने कहा ऑपरेशनल रिसर्च, किसी ने कहा बैकएंड ऑपरेशंस, किसी ने कहा एचआर, किसी ने कुछ। तो बाद में उसकी तसल्ली नहीं हुई। वो लैंडर है, वो पैसे देता है आपको, मेरे को। वो कहता भैया आपके सारे सवाल जो हैं बड़े अच्छे हैं, लेकिन एक इसके बीच में मिस हो गया। वो क्या मिस ये हो गया कि भाई साहब कि आपका अगर बिजनेस, रनिंग बिजनेस में कैश फ्लो ठीक नहीं है, आप कितने भी कारीगर हैं, आपका बिजनेस नहीं चल सकता। कैश इज किंग। पैसे का आना और पैसे का जाना। अब मैंने उसके ऊपर काफी वर्किंग की है अपनी लाइफ में। कैश फ्लो को मेंटेन रखा एट एवरी आवर, एट एवरी डे। It's a good point. I think a lot of people ignore this. Most of the people I've seen so many people getting into NPAs. क्यों? उनको ये कैश फ्लो मैनेजमेंट फ्लो है नहीं, बैंक से उधार लिए जा रहे हैं। नंबर एक, बैंक से पैसे लेकर डायवर्शन ऑफ फंड्स करते हैं। मान लीजिए पैसे लिए बैंक से लगा दिए स्टॉक मार्केट में, पैसे लिए बैंक से लगा दिए उसमें रियल एस्टेट में, वर्किंग कैपिटल के पैसे रियल एस्टेट में लगा दिए, बंदा फेल हो गया। तो पैसे की किल्लत तो होगी, पैसे तो आएंगे नहीं ना वापस, वो अपनी मर्जी से आएंगे। तो ये कहानी जो है मतलब बाइसिकल ब्रेक शू मैन्युफैक्चरिंग से शुरू हुई है 1970s में। मतलब मैन्युफैक्चरिंग जब बड़े बड़े नाम थे उस समय, टाटा, बिरला, लोग काम कर रहे थे सब लोग, तो मैन्युफैक्चरिंग में घुसना आपको कोई अटपटा या डर नहीं लगा कि यार कहाँ जा रहे हैं, कैसे करेंगे? उसमें क्या था कि मैं आफ्टर माई ग्रेजुएशन जी, उसके बाद मैं अपने पेरेंटल बिजनेस, जो मेरे बड़े भाई साहब व्यापार करते थे, वो टेक्सटाइल की ट्रेडिंग का, मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और ये वगैरह करते थे। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी परिवार में चल रहा था। परिवार में पावर लूम्स, टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा का बड़े भाई साहब ने बिजनेस एस्टेब्लिश किया। अच्छा। मैं वहाँ 2-3 साल के लिए रहा। ओके। 3 साल में जो रहा वहाँ पर, वो मेरे लिए बड़ी लाइफ लर्निंग थी। क्या? एक तो इंटेग्रिटी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट द कस्टमर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ये मैंने वहाँ से सीखा। और वो जो 3 साल में वहाँ रहा, तो मेरे को कुछ समझ आ गया कि मेरा यहाँ गुजारा नहीं है। मतलब क्या मतलब? मेरा उस बिजनेस में कोई बात नहीं बन रही थी। आपको अच्छा नहीं लग रहा था या आपको लग रहा था ये छोटा बिजनेस? मेरे को ये लग रहा था एक तो छोटा है। अच्छा, कि मैं यहाँ फंस के रह जाऊंगा। एक 2 भाई हैं, हाँ, एक उनका लड़का है, 3 बंदे, एक मैं, 4 बंदे। बिजनेस इज टू स्मॉल टू एब्जॉर्ब अस। तो इसलिए आई टुक द इनिशिएटिव। और हमारे एक रिश्तेदार थे वहाँ। अच्छा। वो ऑलरेडी बाइसिकल बिजनेस के साथ रिलेटेड थे। आगे पुराने ज़माने में क्या होता था कि आपका कोई भाई बंधु, आपका कोई रिश्तेदार, उसने बताया जी कि ये बनाना शुरू कर दो जी। कोई रिसर्च तो थी नहीं। हाँ, कोई रिसर्च रिपोर्ट, कोई रिसर्च रिपोर्ट, बिग 4 एजेंसीज तो थी नहीं कंसल्टिंग की जो आपको रिपोर्ट दें क्या मार्केट साइज है। वो उसको पैसे भी कोई खर्च नहीं सकता था ना। उन्होंने बोला कि जी आप ये ब्रेक शू बना लो। अच्छा।
तो ब्रेक शू रबड़ हमने बनाना शुरू कर ऐसी दिया। मतलब एक सजेशन आया उन्होंने कि ये बोला कर लो। उन्होंने बोला हाँ। परिवार से हमने पैसे मांगे जी, परिवार से मोटा मोटा पता किया कि भाई साहब क्या होगा, कितने का पैसे लग जाएंगे। उन्होंने 25,000 रुपया मेरे को दे दिया। ओके। वो 25,000 रुपये से 2-4 मशीनें इस तरह से मिली, वो हमने लगा लू ली। उसके बाद ब्रेक रबड़ और शू बनाने शुरू कर दिए। ओके। शू और ब्रेक रबड़ अंदाज़ा लगाइए उस समय 1970 में उसकी कीमत थी 40 पैसे पर बाइसिकल। पर बाइसिकल। पर बाइसिकल में कंट्रीब्यूशन उसकी थी 40 पैसे। वाओ, व्हिच इज नथिंग। नथिंग। और साइकिल कितने का था ये पूछो तो 140 रुपए का। हम्म। 1970 में आपने अगर साइकिल चलाया हो तो आपने तो बाद में देखा होगा साइकिल। जी। काला साइकिल 1970 में 140 रुपए का था। वाओ। आज वो 2700 रुपए का हम्म। विदाउट टैक्सेस। मान लो टैक्सेस डाल के 3,000 रुपये हो गए। जी। और वो जो 40 पैसे उस समय लगते थे, आज वो 9 रुपये 30 पैसे। वही मतलब वो भी चार आज की डेट में 4 ब्रेक शू, उतना ही कंट्रीब्यूशन है। उतना ही कंट्रीब्यूशन है ब्रेक शू एंड रबर। तो आप अंदाजा लगाइए, आज 9 रुपये 30 पैसे के, उस समय साइकिल 140 रुपए का था। आज साइकिल 2700 रुपया विद टैक्स से लगा लीजिए, 3,000 रुपये का लगा लीजिए। आप ये जीरो, उस समय 0.3% था बाइसिकल का कंट्रीब्यूशन। आज आज भी मान वही है, लीजिए 0.33%। 33% ही है। अब अंदाजा लगाइए कि जो उस बिजनेस में रहेगा तो वो ज्यादा until he adds more products, more Grow नहीं कर components, सकता। तो वो फिर रोटी पानी का गुजारा आज भी हो सकता है उससे। एक परिवार के 2-4 बंदों का अगर गुड क्वांटिटी में बनाया तो जाए तो ये जो कैश फ्लो की डायनामिक्स थी, आपको उस बिजनेस में कुछ समय काम करने के बाद समझ आई कि यार ये कहाँ आ गए, अब तो कहीं और देखना पड़ेगा, यहाँ तो नहीं रह सकते? या जब आप उसमें घुस रहे थे आपको पता था कि यहाँ से शुरुआत करते हैं और इसको आगे लेके जाएंगे? मतलब ये क्या डिसीजन था? शुरुआत करते हैं और अच्छा। इसको आगे लेके जाएंगे। ओके। और उसको जब आगे लेके गए हाँ। तो पता लगा कि 6 महीने में, 2 साल में पता लगा कि ये मतलब इट इज टू लिटिल ए बिजनेस। तो फिर हमने इसके बाद बाइसिकल में एक चेन व्हील लगती है ना, जी, जिसके ऊपर चेन चेन चढ़ती है जी जी और साथ में क्रैंक होती है। जी। वो क्रैंक और चेन व्हील ये दोनों बनाने शुरू कर दिए 2 साल के बाद। 2 साल में ही 2 साल 2.5 आपको साल के समझ बाद आ गया कि समझ आ गया कि ये काम चले कम है। हाँ। और इसलिए उसके लिए बैंक से पैसे ले लिए फर्दर। तो वो पैसे लेकर के, एक इसमें खूबी ये थी कि हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग की जरूरत नहीं थी, वो पारिवारिक लैंड एंड बिल्डिंग अवेलेबल थी। इसका वो किराया इन्वेस्टमेंट बच गई। हाँ, वो इन्वेस्टमेंट बच गई, किराया नहीं था, कुछ नहीं हाँ। था। एक तो खड़े होने का मौका मिल गया। खड़े होने का मौका मिल गया। दूसरा, घर को चलाने के लिए परिवार का जो ट्रेडिशनल बिजनेस था वो फंडिंग कर रहा था। तो ये मेरे पास तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि इससे कमा के हमें परिवार चलाना है। 2 एडवांटेजेस थी इसमें, बच्चों का खर्चा और ये सारा कुछ पेरेंटल बिजनेस से आ रहा था, 5-7 साल आता रहा। लेकिन उसमें क्या हुआ कि हमने चेन व्हील क्रैंक बनाना शुरू कर दिया। और मेरे को एक शौक था कि प्रोडक्ट अडेप्टेशन करी जाए। प्रोडक्ट अडेप्टेशन का मतलब ये है कि कोई चीज़ उसी इंडस्ट्री में कोई नई बन जाए जिसमें वैल्यू एडिशन बेटर हो, कोई पैसे ज़्यादा मिल जाए उसके। तो वो हमने एक बंदे से ऑर्डर ले लिया, नई आइटम का, चेन व्हील क्रैंक के साथ ही था वो। उसमें उसने ऑर्डर दे दिया हमको। जैसे मान लीजिए आपका जो चेन व्हील साइकिल है ना आज की डेट में, उसमें 46 या 48 चेन व्हील और 7 इंच क्रैंक लगती है। उस समय हमने उसे ऑर्डर ले लिया 32 टीथ चेन व्हील विद 7 इंच क्रैंक। ओके। मतलब हिंदुस्तान में नहीं लगता। लालच ये था कि अगर वो दूसरा चेन व्हील एंड क्रैंक बड़े वाला 10 रुपए का बिकता है तो ये हमको साइज छोटा, रॉ मटेरियल छोटा, ये छोटा, पैसे 11 रुपए मिलेंगे। तो इसलिए रॉ मटेरियल कम लगेगा, लागत कम आएगी, प्राइस बेटर मिलेगी। उसमें हमने पार्टनर पकड़ लिया। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ये है, आप क्यों चेंज कर रहे हैं? उन्होंने बोल दिया था भाई साहब, उन्होंने 10 बंदों से पूछा, कहते मैंने नहीं बनाना जी, ये हिंदुस्तान में तो बिकता ही नहीं, मैं कहाँ जाऊँगा। तो हमने सोचा कि ये हिंदुस्तान में नहीं बिकेगा तो ये बाहर बिक जाएगा। लेकिन हमको ये अंदाजा नहीं था कि इसका ऑर्डर भी कैंसिल हो सकता है। क्या वो हुआ? अच्छा। मैंने जिस दिन वो माल लोड करना था उस दिन सुबह, तब तार का जमाना था, टेलीग्राम, ये ईमेल, ये वो दूसरा तीसरा नहीं था। मैंने जब सुबह पहुंचा 9 बजे तो मेरी टेबल के ऊपर टेलीग्राम पड़ी थी। अच्छा। टेलीग्राम दिखा हुआ था, माई ऑर्डर फ्रॉम ओवरसीज हैज बीन कैंसल्ड, सो हेंस
I will not be able to pick up your goods. जो आप अभी रेडी करके तैयार थे भेजने के लिए। और वो सारी जितनी मेरी पूंजी थी हम्म, उसमें लगी हुई थी। फिर क्या किया आपने? फिर भाई साहब मैंने 5-7 दिन में 10 दिन में ये जानकारी प्राप्त की ये माल जाता कहाँ है, हम्म, कौन सा मुल्क होगा जहाँ जाएगा। हम्म, तो वो मेरे को मुल्क पता लग गया। हम्म, मुल्क पता लग गया तो फिर तो बात बन गई। हम्म, तो हमने क्या किया कि एयरलाइन के थ्रू हम्म, हमारा एक बंदा जानकार था वहाँ पर एक्सपोर्ट में। वो कौन सी कंट्री थी, कौन सा मैं मुल्क? थाईलैंड था। हम्म, एक्सपोर्ट में मेरा शुरू से ही पैशन था, थ्रिल थी कि हम्म, हिंदुस्तान में यार काम करना बड़ा मुश्किल है, लोग पैसे नहीं देते, डीलर फलान नहीं करते। हाँ, ये मेरे दिमाग में ऐसे ही था इमेजिनरी। और दूसरा एक्सपोर्ट का शौक था और एक्सपोर्ट के इंसेंटिव्स बहुत थे उस समय। इट वाज ए सनराइज, मतलब एक्सपोर्टिंग कम्युनिटी वाज ए पैम्पर्ड चाइल्ड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भाई, at विदेशी that point मुद्रा in आती time, है तो hunting for dollars, hunting for dollars, foreign exchange was scarce. जहाँ आप बोलो कि Foreign exchange है तो यहाँ आपका आएगा तो आपको बेनिफिट्स है। आपको बेनिफिट्स। ओके। तो हमने क्या किया कि जो 1973 में 1973 में एक ऑर्डर बुक किया, ओके। हाँ, होंग ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड पार्टनरशिप इन बैंकॉक बाई कॉरस्पॉन्डेंस। तो उसे ऑर्डर बुक किया तो भाई साहब उस ऑर्डर में डॉलर था उस समय $2.80 था क्रूड ऑयल एट दैट पॉइंट इन टाइम इन 73। एंड इट हैपेंड कि वो डॉलर जो क्रूड ऑयल था दैट वेंट अप टू $11.80 विद इन 2 years। ओके। ऑलमोस्ट 3x और 3x लगा लीजिए। तो मैंने जो माल बुक किया था उसका, वो माल तब पहुंचा उसको जब the market was booming and he had 4 times the profit which he had anticipated। मेरे जो उस माल जो पहुंचा और मेरे को इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई। एक तो मेरा आपकी तो पेमेंट मिल गई आपको जो चाहिए थी? नहीं, पेमेंट नहीं मिली मेरे को। पेमेंट तो मेरे को माल जब एलसी नेगोशिएट होगी तब मिलेगी। हाँ। मैंने उसको शिपमेंट कर दी। तो आपका जो माल अटका पड़ा था वो एटलीस्ट पहुंच गया? नो, ये मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा। माल जो अटका पड़ा उसकी बात ठहर गई है, लेकिन उसको मैंने माल भेज दिया। ओके। माल मैंने बुक किया 1973 दिसंबर में, ओके। या नवंबर में। माल पहुंच गया उसको 74 के बीच में। ओके। अच्छा, इतना टाइम? नो, इसलिए ना, लुधियाना टू मुंबई, मुंबई टू बैंकॉक, एंड देन Bangkok, पोर्टिंग, एंड देन इंपोर्टेशन, एंड देन क्लियरेंस। तो वो आप लेके चलते थे, इतना टाइम लगेगा? हाँ, वो इतना टाइम वो भी लेके चलता था, मैं भी लेके चलता था। माल पहुंच गया जी। कुदरती वो जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस इतनी थी, उसको इतने मोटे पैसे बचे, ही वाज वेरी हैप्पी विद मी। ओके। तो मैंने जो मेरे पास माल रुका पड़ा था, मैंने उसका सैंपल और उसकी फोटो खिंचाई। फोटो तो भेज दी बाई एयरमेल। उसका जो सैंपल था उसका बक्सा बनाया 2-4 पीस का। वो एयरलाइन के जो लड़का था, स्टाफ था, उनको दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर कैसे ना कैसे अरेंजमेंट करके मैंने उनके हाथ में थमा दिया और साथ में उनको $100 के उस समय पैसे दे दिए कि भैया ये फलाने बंदे को आपने पहुंचा देना। पहुंचा दिया। वो जब पहुंच गया उसका टेलीग्राम आ गया कि प्लीज कम। अच्छा, प्लीज कम। क्योंकि उसको पहले अच्छा रिलेशन बन गया ना, आपने उसको इतना लकी करा दिया। लकी फॉर हिम। तो मैं जब गया एयरपोर्ट पे, उसको तार दे दिया कि मैं फलानी एयरलाइन से आ रहा हूँ, मतलब आई एम अराइविंग, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट ही विल कम टू पिक मी अप एट द एयरपोर्ट। वो भाई साहब नई मर्सिडीज 1974 मॉडल वो लेकर के आया और उसने बाद में मेरे को बताया कि ये जो तेरा माल आया था ये उसकी गाड़ी है जिसमें लेने आ उसके पैसे से बनी है। उसके पैसों से बनी है। थोड़े बहुत पैसे खुद भी डाले होंगे, लेकिन मैं चला गया जी। अब मैं यहाँ स्कूटर पे चलने वाला, वहाँ पर मर्सिडीज बेंज एयर कंडीशन। हमको क्या पता कैसे बैठना, कैसे बाहर निकलना, कैसे अंदर जाना, कैसे इसकी खोलना खालना, कैसे, कुछ पता ही नहीं था। चलिए, तो उस बंदे ने वो माल ले लिया जो मेरा रुका पड़ा था। सैंपल उसको मिल चुके थे, फिट कर चुका था वो। थाईलैंड में एक रिक्शा चलती थी, वहां पर ये ऑड साइज चलता था, उसको मिल नहीं रहा था और ये वो मैच कर गया। ये मैच कर गया उसकी एक्सपेक्टेशन, मई रुका हुआ माल ये मैच कर गया। उसने भाई साहब इस माल को ले लिया। $65,000 की LCD। डॉलर था उस समय $8.11। समझो 5-1 लाख रुपया था। तो $1.5 लाख का उसने ऑर्डर लिखा दिया कि ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो। Because he understood, that was because only for one thing, that
आई हैड अर्नड हिज ट्रस्ट। हम्म, हिंदुस्तान में 2-3 बंदों से और भी माल लिया था, हम्म, यहाँ कीमतें बढ़ गई, लोगों ने माल नहीं भुगताया, तो उसको लगा ये ट्रस्टवर्दी बंदा है, इससे काम करो। काम किया उसने, माल फिर चला गया। देन द रिलेशनशिप कंटिन्यूड अंटिल ही वाज इन बिजनेस अंटिल 1980। हम्म, इन द मीनवाइल अनदर एक्सीडेंट हैपेंड। ओके, 1974 में मैंने एक बंदे को माल भेजा ईरान। ईरान, ईरान ईरान जब माल भेजा तो उसने एलसी टू बी प्रॉम्प्ट इन सर्विस, उसने मेरे को तार दे दी, मैं एलसी खोल रहा हूँ। हम्म, तो मैंने लुधियाना से माल मुंबई के लिए भेज दिया। एलसी आ रही है इसकी, बहुत बड़ा आदमी है, हम्म, तो माल चढ़ गया। हम्म, जब भेज दिया आपने लुधियाना से, तो माल चढ़ गया, हम्म, उसकी एलसी आई नहीं। उसने जब टेलीग्राम दे दी, माल रुक गया वहीं। नो आई हैड ए चांस टू री ट्रस्ट हिम, हम्म, वो इतना बड़ा आदमी है। माल रुक गया, माल रुका नहीं, माल चढ़ा दिया हम्म, शिप में। मैं और मेरा भाई टेलीविजन देख रहे थे, टेलीविजन में खबर आई, ब्लैक टीवी था उस समय, हम्म, कि विजय लक्ष्मी जो जहाज है ये डूब गया, जिसमें सामान गया था। जिसमें हमारा माल है। चलो कोई बात नहीं, मैं भागा, मेरे को याद नहीं था कि ये पक्का यही है। मैं देन आई वेंट टू द फैक्ट्री, सॉ द बिल ऑफ लीडिंग एंड डिस्कवर्ड दैट ये मेरा ही माल है। हम्म, मैं भी डूब गया बीच में, मेरा माल भी डूब गया। चलो खैर, आई वाज ओके, क्योंकि बाय दैट टाइम दी दैट पहला माल मेरा तकरीबन वाज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग, मेरे पास क्राइसिस की कैश फ्लो की दिक्कत नहीं थी। ओके, तो उसके बाद ईरान चला गया। फिर आप ईरान गए। मैं ईरान गया, फॉरेन एक्सचेंज जाने में बड़ी दिक्कत थी। $500 का, या तो $500 ले जाओ तो या फॉरेन एक्सचेंज परमिट ले लो। हमने $500 में गुजारा करना था, हम्म, चले गए। एम्बेसी में गए, लड़का एक लिया, लैंग्वेज बैरियर वाज टू हाई, हम्म, तो उस बंदे के पास पहुंच गए। अकबर हमीदीन उसका नाम था। वो कहते भाई साहब ऐसा है, माल लाओ और पैसे ले जाओ। और टेलीग्राम उसकी ले गया कि भाई साहब आपने ये टेलीग्राम बोली थी कि मैं एलसी खोल दूंगा। यार एलसी खोल, बैंक में अप्लाई की थी, रह गई होगी। तो इट वाज वेरी, ही वाज वेरी कैजुअल अबाउट इट। चलो हमने क्या किया, दैट ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी। क्या कि हमने सारे बाजार में, एक बंदा था वहाँ हसन बीरिया, ही वाज द ओनली इंग्लिश स्पीकिंग मैन हु मेट मी। ओके, तो उसने कहा मेरे को माल तो नहीं लेना हिंदुस्तान से, इंडिया इज अ वेरी नॉन रिलायबल, नो क्वालिटी, say something else, do something else, and that was not my model. So he couldn't buy from me because he didn't know that how I will behave. करेक्ट, मैंने कहा जी भाई साहब ठीक है, can I come and meet you tomorrow at 11 o'clock? कहना why? I want to seek your guidance. What for? कहना when I am not buying, how I will ask somebody to buy from you? I don't want you to buy. Yeah. And I don't want you to recommend to somebody. But I'm coming to you if you permit me. Okay, 30 minutes. I went there. Now, I thought that he's the only English speaking man. And I will be able to ask him the size of the market. I'll be able to ask him what are the important people who can buy, who are the guys who can be met, etc. etc. तो आप मार्केट समझने गए उनसे। He became very friendly with me. Okay. His father was a very progressive guy who sent him to Japan for education. पढ़ा हुआ था बंदा। चलो, तो उसने मेरे को सारी मार्केट समझा दी। मार्केट समझाने के बाद, मार्केट रिसर्च की मेरे को आदत थी। आई वाज नॉट लुकिंग फॉर दी बीटन प्रोडक्ट्स, आई वाज लुकिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट्स। कौन सी नई प्रोडक्ट जो है, क्योंकि दैट कुड बी दी ओनली डिफरेंशिएटर। जो आइटम फ्रांस से आ रही है, जो आइटम इटली से आ रही है, जो आइटम जर्मनी से आ रही है, वो वाली आइटम मैं उसके अंदर जा करके बंदे के देखता था। उसमें से मैंने आइटम पिकअप कर ली। कुछ तो जो मेरे पास माल बनता था वो बेच दिया, बनता था रेगुलर वो बिक गया, सस्ता महंगा मार्केट को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन उसके अलावा जो मार्केट रिसर्च करी मैंने, उसमें से प्रोडक्ट्स मेरे को मिले, वो मैंने बनाए, बना करके भेजे, सैंपल भेजे पहले, उन्होंने पास किया, फिर हमने माल बनाना शुरू कर दिया, माल चला गया। एंड दे वर ऑल्सो द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स।
मान लीजिए हमारा जो बाइसिकल पार्ट है उसको $1 पर किलो के हिसाब से, ऐसे ही अंदाजा लगा रहा हूँ, $1 पर किलो के हिसाब से बिकता है, तो उस समय उसको हमने कोशिश की ये $1.5 या $2 पर किलो बिके। करेक्ट। वो ऐसी प्रोडक्ट्स वहाँ से चूज करी। हम्म, वो हमें जब ले आए तो हमको पता लगा यार ये यहाँ अगर लगती हैं तो ये दुनिया में और भी लगती होगी, तो और ढूंढे फिर कंट्रीज। और दूसरे कंट्री ढूंढे। हम्म, और ढूंढने के लिए क्या है, देन द एग्जीबिशन, द ओनली प्लेस। हम्म, देन आई वेंट टू जर्मनी इन द ईयर 1978। हम्म, वो सारी अपनी प्रोडक्ट्स जो थी हम्म, वो हमने डिस्प्ले कर दी, हम्म, वो जो डेवलप्ड प्रोडक्ट्स थी वो भी डिस्प्ले कर दी। हम्म, तो भाई साहब ऐसा था कि जो लोग फ्रांस से माल ले रहे थे इन द वेस्टर्न कोस्ट, वो बंदों को माल वहाँ चाहिए हम्म, और अच्छे प्राइस पे, अच्छी क्वालिटी, अच्छे प्राइस। क्वालिटी देख ही रहे थे। फ्रांस से माल ले रहे हैं ना, हम्म, फ्रांस का माल ले रहे हैं, हम्म, तो वही लोहा उतना बढ़िया हमारा माल नहीं दिखता था, हम्म, लेकिन वो प्राइस उसकी इतनी थी कि उसको वही बढ़िया लगने लगा, हम्म, तो हमारा हिंदुस्तानी माल जाने लगा वहाँ। हम्म, तो इसलिए दैट द क्राइसिस टर्न्ड इनटू एन अपॉर्चुनिटी in both cases, as well as in Thailand, as well as that mean the trigger was, that the turning point was in my life, that the man, I always wish him good life, कि जिस बंदे ने मेरे को ऑर्डर दे करके उसको कैंसिल कर दिया, नहीं तो मैं नहीं जाता था। करेक्ट। तो ये दैट वाज द स्टोरी ऑफ माय स्टार्टिंग द एक्सपोर्ट्स। नहीं तो इसमें तीन चार चीजें बड़ी इसके गूफी साथ है में इसमें। इसके साथ में एक और चीज जुड़ी हुई है। हम्म, वो बंदा 1979 में या 80 में शहनशाह फिरान का हुकूमत थी उस समय, अच्छा। वो बंदा हिंदुस्तान आ गया। हाँ, अच्छा, बृजमोहन लाल जी जो मुंजाल साहब हैं, हम्म, ये मेरे जानकार थे, हालांकि मेरा कोई बिजनेस नहीं था उनसे, जी, तो मेरे जानकार थे। मैं उनके पास चला गया जी, मैंने कहा जी अकबर हमीदी है ना आ रहा, हम्म, मेरा काम कराओ, 2 काम कराओ। वो किस लिए आ रहा था काम, क्या? वो हीरो साइकिल से माल लेता था, हीरो साइकिल के मालिक है ना ये बृजमोहन लाल जी हाँ मुंजाल। नहीं, अच्छा वो ऑलरेडी उनसे डील कर रहा था। वो कर ही रहे थे। अच्छा, बृजमोहन लाल सर ये एक्सपोर्ट देखते थे हीरो साइकिल में, जी, मतलब काफ़ी काम देखते थे, लेकिन एक्सपोर्ट वाज वन वर्टिकल फॉर हिम। हम्म, तो इनको मैंने कहा जी ये अकबर हमीदी ना आ रहा, मेरे 2 काम करिए, एक तो मेरे पुराने पैसे दिलवा दीजिए और एक मेरा नया काम चालू करवा दीजिए उससे। कहते 2 में से एक चूज कर ले। तू चूज। अब मैं असमंजस में था, पर नया काम पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, अगर ये मुजाल साहब बोल देंगे मेरे को पैसे दे देगा। हाँ, तो आई वॉज कन्फ्यूज। उन्हें मेरा कन्फ्यूजन दे करके मेरे को जवाब दिया उन्होंने कि जगदीश राय, $4680 को इतिहास के पन्नों में लिखो, हम्म, आगे से काम चालू करो। हम्म, दैट इज गुड लर्निंग फॉर मी, इट स्टेड विद मी फॉर ए लाइफ। आगे देखो, इतिहास को मत देखो। बहुत बड़ी सीख थी मेरे लिए। अब हुआ ये हो आ गया कि आने से पहले मैं उनके साथ बातचीत कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा ये फलाने वेले आएगा, फलाने समय आएगा, इसको तुम अपने पास ले जाओ अपने यूनिट में। मैं ले गया जी उसको। उसने भाई साहब मेरे साथ 2 साल काम किया, और 2 साल में मेरे को $46,800 हम्म, बचा होगा, बजाय $4680। ये बाबू बृजमोहन लाल को, ये उनकी ये उनकी सीख, उनकी दूरदर्शिता थी। लर्निंग, उनकी दूरदर्शिता, उनका फ्यूचर को देखना, दैट इज व्हाट हीरो होंडा वाज, हम्म, दैट इज व्हाट आज हीरो मोटर जो कॉरपोरेशन है, ये उनकी देन है। उनके भविष्य को देखना, नई चीज को देखना, उनको भी यही शौक थे। तो एक बार मैंने भी उनका ये, जिनकी आप बात कर रहे हैं बृजमोहन जी की, एक किस्सा दोबारा था। तो वो, चूंकि आप भी लुधियाना से हैं और सुनील भारती मित्तल जी भी लुधियाना से हैं, तो एक बार वो भी उनके पास गए कुछ मदद मांगने। बहुत अच्छे परिवार के नाते हैं। उन्होंने कहा बेटे दे तो दूंगा, आदत मत बनाना। बिल्कुल ठीक। तो जो ये लेसन्स हैं, लाइफ लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग लेसन्स स्टेज हैं, विद यू लाइफ लॉन्ग। स्टेज विद यू। और ये जो आपने अपनी 2 कहानियां बताई कि आप और आपके क्लाइंट में जो ट्रस्ट बैठा, आप मुश्किल में आ गए, तो बजाय कि आप उसको चैप्टर क्लोज माने, आपने कहा ये गाड़ी यहाँ रुकेगी नहीं,
वो देश ढूंढते हैं जहाँ ये माल लगेगा, तो अब वो देश ढूंढने निकल गए और वहाँ पहुँच गए। और उसके बाद भी और कौन से देश हमारा सामान ले सकते हैं, उसके लिए कैसे जाया जाए, एग्जीबिशन तक पहुँच गए 1978 में। एब्सोल्युटली, लोग एब्सोल्युटली। अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकलने में घबराते थे, तो आप डिस्ट्रिक्ट, स्टेट क्या, आप कंट्री छोड़ के दूसरी बिल्कुल। कंट्री में आप नहीं, अपना प्रोडक्ट एग्जिबिट करने को है। हमारे परिवार में कोई जहाज में चढ़ने की, जहाज में जाने की कोई प्रथा नहीं थी। जी, जहाज में जाना वाज अ ड्रीम फॉर अस। करेक्ट। कोई जो साइकिल स्कूटर पे जाने वाले बंदे हाँ, जहाज में जा रहे हैं और विदेश जा रहे हैं और माल बेचने जा रहे हैं, व्यापार करने जा रहे हैं, करेक्ट। तो दिस वाज अ ड्रीम। अब सुनील भारती मित्तल की सुन लीजिए। जी, 1978 वैसे ये लुधियाना का क्या मतलब कनेक्शन क्या है, मतलब इतने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वहाँ से निकले हैं और आज भी हैं, और वो जनरेशन पे जनरेशन, मतलब वहाँ उसकी मिट्टी में क्या है, मतलब कुछ है? उसकी मिट्टी में ये है कि उसकी मिट्टी में एक है कि एक तो प्रोग्रेसिव तो लोग हैं, प्रोग्रेसिव है। लेकिन उसमें जो लुधियाना से बाहर आ गए, हाँ। जो माइग्रेट कर गए, हम्म। दे हैव बीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेसफुल। आज भी लुधियाना वाले जो बंदे आ गए वहाँ से, आज भी लुधियाना के बारे में उनके विचार कुछ ऐसे ही हैं कि ये कंफर्ट जोन है, ये लेड बैक एनवायरनमेंट है, ये फलाना है। हम भले लुधियाना को कहे जाएंगे बड़े प्रोग्रेसिव है, मैनचेस्टर ऑफ इंग्लैंड है, फलाना ढगाना, ये जितना मर्जी बोलते जाए, जी। लेकिन सच्चाई ये है कि लुधियाना आज भी प्रोग्रेसिव है। एंटरप्रेन्योर्स आर वेरी सक्सेसफुल, दे कैन बी फार मोर सक्सेसफुल। क्या रिस्क एपेटाइट ज्यादा है वहाँ लोगों का? ये तो है, ये है। वो तो खैर रिस्क हर बिजनेस में चाहिए, वो लेकिन तो जो मैं कुछ लोगों से बात की है, लुधियाना का नाम हर जगह आता है, लोगों ने अपनी सोच, पॉकेट और काबिलियत को चैलेंज करके और आगे बढ़ाया है और रिस्क लिए हैं और सक्सेसफुल हुए हैं और नाम बनाया है ना केवल इंडिया में, ग्लोबली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लुधियाना इज वेरी गुड प्लेस टू बिगिन बिजनेस। तो इनके साथ आपके पारिवारिक ताल्लुकात कैसे थे? वहाँ कुछ ऐसी कोई सुनील, स्टोरी जैसे आपको ध्यान आती हो? सुनील मित्तल हैं, जी, इनके पिताजी सतपाल मित्तल, जी, ये हमारे परिवार के साथ संबंध थे। जी। तो इसने क्रैंक बनानी शुरू कर दी, अच्छा। हम चेन व्हील बना रहे थे, तो आपस में रिश्ता हो गया। इसके अलावा भी जो हमारा जिस जगह पे शुरुआत करी हमने फोकल पॉइंट में, वो प्लॉट भी हमको श्री सतपाल मित्तल ने पंजाब गवर्नमेंट से लेके दिया था। अच्छा, उन्होंने लेके दिया था। आज भी आपको एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि उनकी मेहरबानी से हम उस प्लांट से चालू हुए, उस जगह से चालू हुए। 1983 में हमने वो फोकल पॉइंट बनाया। मतलब लुधियाना में छोटा शहर है, रिश्ते बड़े नज़दीकी हैं, पारिवारिक हैं। और ये सतपाल मित्तल जी बड़े उदारवादी हैं। इन्होंने जो भी बंदा इनके पास गया, जिसने भी अपना काम बताया, इन्होंने चाहे दिल्ली करना था, चाहे लुधियाना में करना है, कहीं भी इन्होंने, सतपाल मित्तल जी ने बहुत लोगों की सेवा की है, बहुत मेहरबानी की है। और समटाइम्स वो इनकन्वीनियंट क्वेश्चंस पूछते थे, वो जो बंदा जवाब देने में पास हो गया तो वो पास है। अच्छा, मतलब जो बंदा काम के लिए गया, आपसे कोई उन्होंने नहीं नहीं, इनकन्वीनियंट क्वेश्चन पूछा? मेरी बारी नहीं आई। अच्छा। मेरे से पहले लोगों ने पूछ लिया। तो ये सुनील ने चालू कर लिया काम, क्रैंक बनानी। ये जो ऐसे ही होता ना, जैसे मैंने ब्रेक शू रबड़ चालू कर लिया जी। सतपाल मित्तल जी को किसी ने बोल दिया, यार ये लड़का उठा है 18-20 साल का, इसको फोर्जिंग हैमर लगा दो। वो फोर्जिंग हैमर लगा दिया, कौन सी रिसर्च करनी है, और फोर्जिंग हैमर लग गए, क्रैंक बननी शुरू हो गई। और चेन व्हील क्रैंक, चेन हम चेन व्हील बना रहे थे, वो क्रैंक बना रहा था। मेरे को उस समय 7-8 साल हो चुके थे। मैंने उसको, सुनील को बोला कि सुनील भैया ऐसा है कि जो मैं काम कर रहा हूँ, तेरे से क्रैंक तो खरीद रहा हूँ, लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ मेरे को मजा नहीं आ रहा, मेरे को इसमें कोई आनी जानी लगती नहीं है। इट कैन नॉट बी स्केलेबल बिजनेस, बट आई कैन सेल इट, आई एम थिंकिंग टू सेल इट आउट। वो 4 दिन के बाद आ गया जी सुनील कि मैं क्रैंक बना रहा हूँ, आप व्हील बना रहे हैं, तो मेरी सिनर्जी हो जाएगी। तो वो सिनर्जी का एक ऐसा लफ्ज है, वो भाई साहब सुनील मित्तल के साथ इट स्टेज फॉर एवर। अच्छा जी। उसके बाद जब भी मैं देखता हूँ, अखबारों में देखता हूँ, दोस्तों से सुनता हूँ, मिलता हूँ, जो कॉमन फ्रेंड्स है, सिनर्जी इज वन थिंग विच इज, आई मीन, लॉन्ग लास्टिंग विद हिम। उसने एक्विजिशंस, मान लीजिए उसने अफ्रीका में एक्विजिशन की 50,000 करोड़ रुपए की, वो दैट इज सिनर्जी ऑफ लोकल बिजनेस विद दैट बिजनेस। करेक्ट।
अफ्रीका में बिजनेस लिया, यहाँ पर एयरटेल चलाया। सिनर्जी थी ना, उसको लगता था कि यहाँ से कुछ ना कुछ। हाल ही यूरोप में एक बहुत बड़ी एक्विजिशन जी उन्होंने की है। जी, ये आया जी मेरे पास, हम्म, कहते हैं मेरे को तो बात ही बड़ी आपकी अच्छी लगी, सिनर्जी करते हैं। अच्छा, मैं सिनर्जी कर लूँगा, मेरे को भेज दो। मैंने कहा मैं दुनिया में किसी को भेज दूंगा, तेरे को नहीं भेजूंगा। क्यों? बड़ा मेरा सवाल सुन करके वेरी वेरी अपसेट, हम्म, मेरे ऊपर भड़क गया। भड़का नहीं मतलब लाइक शॉर्ट ऑफ भड़का, शॉक, हाँ, कि हाउ डेयर यू कैन टेल मी कि मैं तुमको नहीं दूंगा, दुनिया को दे दूंगा। हाँ, मैंने उसको समझाया, मैंने कहा सुनील मेरी बात ध्यान से सुनो, हम्म, एक कप कॉफी का मंगाया, एक कप कॉफी, कब मंगाया, एक दोनों ने। हाँ, ध्यान से सुन मेरी बात। हम्म, कहता ये नेक्स्ट कॉफी क्यों? मैं कहा तेरा और मेरा दोनों का दिमाग हरकत में आ जाएगा, और हरकत में बरकत होती है। हम्म, बरकत का मतलब समझते हैं? जी जी बिल्कुल, चलो। तरक्की, कहता क्या? मैंने कहा भैया ऐसा है, मैं तेरे साथ 5-6 साल से, 4 साल से, 3 साल से काम कर रहा हूँ। मेरे को जो तेरी कहानी समझ में आई है, तो ये लोहे से स्ट्रगल करेगा, लोहे से कुश्ती करेगा, तेरा वो स्किल नहीं है। तो मेरी स्किल क्या है जी? तेरी स्किल ये है कि तुम स्टोरी टेलिंग बहुत बढ़िया करता है, ओके, मैजिक वीव करता है उसमें, हम्म, और लोगों को चार्म करता है। हम्म, ये तेरी खूबी है, हम्म, ये लोहे में नहीं चलेगी। हम्म, लोहे की स्किल और है, यहाँ की स्किल कुछ और है। तो कहते मैं क्या करूँगा फिर? मैंने कहा ये मुझे नहीं पता क्या करेगा तू, लेकिन जो कुछ भी करेगा तू बहुत बड़ा करेगा। हम्म, ये मेरे को तेरे को देख करके आज ही मेरी तेरी शक्ल देख करके, एंड आई हैव इन रियलिटी लव एंड अफेक्शन फॉर हिम। 10 साल छोटा है, 11 साल छोटा है मेरे से, लव एंड अफेक्शन था मेरा उससे। तो उसने मेरी बात सुन ली, कभी गुस्से में पिताजी को भी शिकायत लगा दी, पिताजी से भी बात हुई। मैंने कहा मित्तल साहब ये लड़का बहुत ब्राइट है, बहुत स्मार्ट है, इज अ स्ट्रीट स्मार्ट बॉय गाय, ही कैन डू वंडर्स। आप मेरी बात लिख लो भाई, मैं भविष्यवाणी तो, मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ, करेगा बहुत कुछ। और भाई साहब 1982 में मैं दिल्ली गया, मिलता क्या रहता था इसको। 1982 में या पता नहीं कौन से साल में, मेरे को याद नहीं है साल, तो मैं इसके पास गया। ये हेमकुंड टावर नेहरू प्लेस में था। ओके, दफ्तर होगा इससे, ये इतना साइज आज, इतना या इससे समझो 2/3। ओके, उस समय सुजुकी जनरेटर्स को इंपोर्ट करने की बातचीत कर रहा है। एक खूबी और थी इसमें, जो हम इसको सीसीआई बोलते थे। अच्छा, सीसीआई का मतलब होता है उस समय चीफ कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स जो था, वो एक रेड बुक निकाला करता था। ओके, रेड बुक का मतलब इंपोर्ट पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हाँ, पॉलिसी, ब्यूरोक्रेटिक पॉलिसीज जो नो होती एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, आजकल डीजीएफटी बोलते हैं उसको। हैं, अच्छा, तो निकाला करता जो था, गवर्नमेंट निकालती है, गवर्नमेंट निकालती थी। उसको पढ़ने का बड़ा शौक था। अच्छा, कैन यू बिलीव ही वाज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ सुजुकी जनरेटर्स, स्मॉल जनरेटर्स, जो आपकी दुकानों पे लगते थे। इतना बड़ा बिजनेस किया इसने। मेरे को लुधियाना के 2 दोस्त बता रहे हैं जिन्होंने कोशिश की कि व्यापार हमको भी मिल जाए। वो सुजुकी जनरेटर वाले आए, ये लोग मिलने गए, तो इन्होंने कहा भैया ऐसा है, वो कहते थे मैं इतने जनरेटर भेज दूंगा, इतने जनरेटर भेज दूंगा। उन्होंने इनको बोला जा करके कि भाई साहब ऐसा हमको पता लगा। वो दोस्त बता रहे हैं, सच्चाई क्या है पता नहीं, वो बता रहे हैं, इसने बोला जी जितना वो बोल रहे हैं वो सारा माल मैं खरीद लूंगा, अच्छा, मेरे को दे दो आप, आपने किसी को देना नहीं है। उसके बाद ताइवान से कोई फोन लाने का, इंपोर्ट करने का, मतलब इसको इंपोर्ट के बारे में जानकारी ज्यादा थी, इंस्टेड ऑफ स्ट्रगलिंग विद स्टील। जो आप कह रहे थे स्ट्रीट स्मार्टनेस, यस, एंड ही वाज वेरी गुड टू हैव access to the best possible people who could be useful to him, and very good, very honest, and charm them with his very charm abilities. them. चाहे बैंक हो, चाहे कोई मित्र हो, मित्र मतलब बिजनेस फ्रेंड। और एक सीमंस का इन्होंने, सतपाल मित्तल जी ने को सीमंस का इनके साथ कोई कर दिया, तो ये मतलब काफी
ठीक बैठ गया। तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि मैंने जो कुछ कहा था वो सच निकल, जोशी मैं हूँ नहीं। ये सारी उसकी मेहनत आपकी ऑब्जर्वेशन थी, मेरी सारी ऑब्जर्वेशन। और आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर मैंने उसको दे दिया होता वहाँ फंस गए होते, वो फंस गए होते। फिर 1991 में 1982 या 84 के बाद मैं 1991 में सुनील मित्तल को मिला देविका टावर में। बड़ा मैसिव 5-6 हज़ार स्क्वायर फुट का दफ्तर। मैंने कहा सुनील ये क्या है? कहता जी ये बिजनेस जो मैं देख रहा हूँ उसमें मेरे को लग रहा है कि पोटेंशियल है, आई विल डू वंडर्स। वेरी गुड। साथ में मेरे से सलाह पूछ ली कि भाई यार भिवाड़ी में एक सेकेंड हैंड प्लांट मिलता है, उसको खरीदने की मेरी इच्छा है, वो कंसल्टेंट मेरे को लेके नहीं जा रहा है। मैं कहा बिल्कुल मत जाइए, प्लांट का नाम सुना था मैंने, बैड इंडस्ट्री, डोंट गो। गया नहीं गया मुझे बाद में नहीं पता, बट और एक उसकी ग्रेटनेस क्या है, जब भी मेरे से कभी 5-10 हज़ार रुपये ले जाता था, आज भी रिमेंबर करता हूँ, ही केम टू लुधियाना, 500-600 बंदे बैठे थे, उनके सामने उसने कहा जी मैंने ये सामने बंदा बैठा है जी, मैं इससे 5-10 हज़ार रुपये लेके जाता हूँ। He acknowledged in presence of 5,500 people. Being grateful to Very grateful. people who supported him. Yes, very grateful. Very graceful. Grateful and graceful as well. तो ये मेरी कहानी रही चेन एंड क्रैंक की। उसके बाद हमने उसको बेच दिया बिजनेस को। अगर भारत में व्यापार या व्यापारी लोग बढ़ेंगे, एंटरप्रेन्योर्स बढ़ेंगे, तो उतना ही बेनिफिट, उतना ही सिस्टम इंडिया और इंडिया की जीडीपी को मिलेगा। तो जो लोग देख रहे हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं फंसे रह जाते हैं, उनको सही लोग, सही रास्ते, सही सलाह देने वाले लोग नहीं मिलते, वो घबरा जाते। इस चक्कर में आधे लोग तो जो अपनी जमा पूंजी है उसको बचा के रखते हैं कि भैया ये भी गवा बैठेंगे, वो भी एक ठीक आइटम है, वो भी ठीक एरिया, वो एक सोच है। तो लेकिन जो वास्तविकता में जिनके पास टैलेंट है, हिम्मत है, उनको सही आदमियों तक पहुंचा। तो ये आपने कैसे इस चीज़ में पकड़ बनाई कि मैं एक विदेशी कंट्री में जाके ट्रस्ट एस्टेब्लिश करूं और उस ट्रस्ट के बेसिस पे वही आदमी मुझे सही जगह पे लेता जाए? तो ये कोई आपकी कोई एक थॉट प्रोसेस, कोई फिलॉसफी रही है? इसमें एक ही फिलॉसफी रही है भाई साहब जी, कि आपने जो वायदा कर लिया किसी बंदे से, अगर वो मेरा माल बैंकॉक वाला कभी नहीं लेता, अगर उसको मैंने माल दिया ना होता, उसके कॉन्ट्रैक्टेड माल मैंने उसको नहीं दिया होता, वो दे दिया मैंने। तो इसलिए आपका जो ट्रस्ट लेवल है हाईली इंपॉर्टेंट, कि आपसे अगर मैं डील कर रहा हूँ, आपको ये पता होना चाहिए कि ये बंदा मेरे को माल भी देगा, टाइम पे देगा, 0 डिफेक्ट क्वालिटी देगा, और अगर कोई गलती से माल में कोई गलती हो गई, पहुंचने में गलती हो गई, कोई तकलीफ आ गई रास्ते में, हिल सपोर्ट मी, उसकी डिफिकल्टी में मैं खड़ा हूँ। तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं, मेरा पैशन क्या है, कस्टमर को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कस्टमर को माल, मान लीजिए जिस दिन मैं देना है 5 दिन लेट हो गया, वो माफ़ी है, लेकिन उनमें माल में कोई खराबी है, तो वो नहीं, उसकी वो माफ़ी नहीं, वो दोषी है। तो इसलिए ये चीज़ों के ट्रस्ट बनाना, वेदर इट इज सप्लायर, वेदर इट इज योर कस्टमर, और वेदर द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद यू, ये बनाना आपका बहुत ही आवश्यक मेव है। इसलिए ये मेरे को आगे लेके जाने में मदद रही। एक दूसरा इसमें ये था कि मार्केट रिसर्च करने के बाद आप जब प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं, तो यही काम एग्जिम बैंक वाले ने बड़ी अच्छी बात सिखाई थी मेरे को। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने 100 करोड़ रुपया मिल गया भारत सरकार से, तो उन्होंने भारत सरकार को बोला कि जी ये आप अपने एक्सपोर्टर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए जी। तो एजेंसी लगा दी उन्होंने, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, वो उसका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से तलक बन गया कि ये आप करेंगे। तो जब उन्होंने किया तो उनके यहाँ एक जनरल मैनेजर थे, हम जाया करते थे उनके पास, ये हमने मार्केट रिसर्च करी है जी। इन दोज डेज डूइंग मार्केट रिसर्च इन द ईयर 1987 was very difficult. It was ज़माना ऑफ टेलेक्स, फैक्स अभी 1991-92 में चालू हुआ, तो बड़ा मुश्किल सा काम था। चलिए, हम चूँकि एग्जीबिशन में जाते थे, दैट वाज द ओनली रिसोर्स फॉर अस, हमने वहाँ से प्रोडक्ट ढूंढ ढांड के लाए, आ गए। तो उसने, ये बंदे ने मेरे को बोला एक्सपोर्ट इंपोर्ट बाय, हमने
सैंपल रख दिए जी, ये नया माल बनाएंगे, ये हम्म, पुराना माल की फोटो ये है, नया माल ये बनाएंगे। ठीक है जी, वेरी गुड। तो इससे कमाल हो जाएगा जी, बहुत बड़ा काम हो जाएगा जी। कहते हैं जी ऐसा है, आपको शायद मालूम नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक के पैसे हैं, ये आपको लोन नहीं दिया जा रहा, ये ग्रांट है, ये हम्म, पैसे वापस नहीं लेने किसी ने आपसे। हम्म, इसलिए ये जो पैसे आपको मिलने हैं, ये सारी जो हमारी रिसर्च है, ये जो हमारी केस स्टडी है, ये जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। हम्म, वहाँ पर देखेंगे इसको सेक्रेटरी साहब, हम्म, सेक्रेटरी साहब स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। हम्म, तो उन्होंने ये पैसे, जब क्लियरेंस होगी तब पैसे मिलने हैं आपको। अच्छा, तो इसलिए कोई कहानी नहीं सुनाई जा सकती वहाँ। हम्म, यू हैव टू पुट अप द डेटा बिफोर देम। हम्म, और डेटा उस समय, तो आज की डेट में तो डेटा हो सकता है, तब नहीं हो सकता। हम्म, देन वी हैड टू प्रोवाइड देम द डेटा। तो वो कैसे किया आपने? वो ऐसे किया कि ये हमारा ट्रेंड ये रहा, हम्म, अभी हमने ये नई आइटम ले ली, ये नई आइटम ले ली, फिर हमने 100-200 चिट्ठी निकाली, हम्म, किसी को तार दी हम्म, कि भैया ये माल फोटो साथ साथ में, उसको चिट्ठी निकाली, फोटो और साथ में वो प्रोडक्ट, हम्म, उसको एयरमेल करा। जितने भी हमारे कस्टमर थे, मान लीजिए 100-150 उस समय कस्टमर थे, हमने सबको चिट्ठी निकाल दी, मास मेलिंग। उसमें कई बंदों का जवाब आ गया। जवाब आ गया। टेलीफोन वॉज वर्किंग। हम्म, टेलीफोन, फॉरेन टेलीफोन एक ही साधन था कि वो हम कर सकते थे लोगों को। हम्म, एक लड़का हमारा फ्रेंच बोलता था, एक लड़का हमारा स्पेनिश बोलता था। उनसे ये रिसर्च करी कि भैया कितना माल ले लोगे, क्या कर लोगे। हमारे पास इतने नंबर आ गए डॉक्यूमेंट। उसको ये भी बोला कि साथ में यार एक चिट्ठी डाल दे, हम्म, क्योंकि सरकार मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगी। गवर्नमेंट ऑफ हाँ, इंडिया इज क्लाइंट के डेटा पे विश्वास। आंसरेबल टू वर्ल्ड बैंक। हम्म, तो मतलब ये ना हो ना कि ये पैसे आपने बंदर बांट कर दी, हम्म, तो सेक्रेटरी विल नॉट टेक ए डिसीजन। कल को पोस्ट डिसबर्समेंट तकलीफ आने वाली है। तो इसलिए हमारा वो काम बहुत अच्छा चला। हमने उसका काफ़ी, हमको उसका लाभ हुआ। हमने उसको नंबर दिए कि इतने नंबर में माल बिकेगा, ये बिकेगा। और जो हमने नंबर दिए उनको, दैट एट द क्लोयर में पैसे आ चुके थे, जब हमने उनको रिपोर्ट दी, और जो पहली रिपोर्ट थी उसको उन्होंने तकरीबन मैच करके देखा, वी वर ऑलमोस्ट 95% राइट, बिकॉज ऑफ द प्रोसेस यू बिकॉज फॉलो। द प्रोसेस विच आई फॉलोड। कि 100-150-200 बंदे को चिट्ठी डाली, उन्होंने हमने को जवाब दिया। और ये बच्चे जो थे, इन्होंने उनसे बात की, टेलीफोन से बात की, तो पता लगा कि ये, फिर उसको एक बंदा लगा दिया हमने, पढ़ा लिखा, जो IIFT का पोस्ट ग्रेजुएट था। तो देन ही वाज आल्सो हेल्पफुल इन तो गेटिंग दैट। ये मैं एक ट्रेंड पैटर्न देख रहा हूँ, जहाँ रास्ते बंद हो जाते हैं या जहाँ आके गाड़ी रुक जाती है, तो फिर आप अपने रास्ते खुद बनाने लग जाते नेचुरली ये तो ज़रूरी है, हैं। ज़रूरी है। बनाना ही पड़ेगा। और कई बार क्या होता है ज़रूरी कि नहीं, मजबूरी है। मजबूरी है, लेकिन कई बार लोग उसी मोड़ से वापस घूम भी जाते हैं कि चलो ये तो रास्ता बंद हो गया, अब हम आगे जाने की कोई जगह है नहीं, तो हमारा सपना यहीं रोकते हैं, गाड़ी घुमाते हैं। कई लोग हैं जो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ के करना क्या है ये भी समझ नहीं आती लोगों को। वो मेरे को LA में मिले गए। LA में बहुत कुछ सीखने को था। ये सुनील कांत मुंजाल है, ये मेरे को उसमें CII मिले गए। वहाँ सीखने को मिला। वहाँ इन्होंने, चलो उसके बाद धीरे धीरे लर्निंग हुई। वहाँ पंजाब स्टेट काउंसिल का चेयर मेरे को बना दिया। ऑफ कोर्स इलेक्शन होता है, इलेक्शन मेरे को बना दिया। श्री पाजिन लुधियाना मैनेजमेंट एसोसिएशन में मेरे को रास्ता दिखाया, वहाँ पहुँच गया। उसको, उसका प्रेसिडेंटशिप 2 साल मेरे को रही, पहले वाइस प्रेसिडेंट में, उसका प्रोसेस है। तो वहाँ भी मेरे को मौका मिला सीखने का, क्योंकि लोग आते हैं, डिफरेंट लोग मिलते हैं। ये सारा मिलने जुलने का काम है। जी। अब मिलना जुलना उस लोगों से है जो आपको कोई ना कोई लर्निंग, कोई ना कोई आपकी जानकारी बढ़ाने में मदद करे। जी। और बहुत कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी उसको, बंदे को याद आ जाता है कि हाँ यार ये काम करना। बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो आपने अचीव करी, ये तो जैसे शुरू में चीज़ें आपके हाथ में थी, कंट्रोल में थी, आप आगे बढ़ गए, उनको ठीक किया। लेकिन कई सिचुएशंस में, जैसे आपने वेस्ट अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में काम किया, वहाँ इकोनॉमी फेल हो गई, मार्केट से ख़राब हो गई, डिस्टर्ब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट्स थे, तो वो तो अब आपके हाथ में नहीं थे। तो वहाँ पे आपने फिर भी बिजनेस किया, और उन सिचुएशन के बावजूद वहाँ पे एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज खड़े किए। तो वो एक्सपीरियंस आप बताइए। कई बार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से काफ़ी बिजनेस बंद भी हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल हो जाते हैं।
मान लीजिए अर्जेंटीना में सन 2000 में बहुत बड़ा क्राइसिस आया, जी फिर उसके बाद ये सारे क्राइसिस रहे पिछले 2-4 साल 5 साल में। अर्जेंटीना का पर्टिकुलरली कंट्री ले लीजिए, इसमें बड़ी दिक्कत रही है, बाकी कंट्री में लैटिन अमेरिका में नहीं रही। अर्जेंटीना इज, लेकिन वी सपोर्टेड आवर कस्टमर्स, वी कंटिन्यू टू स्टे विद देम। हमको पता था कि हमारे पैसे जाने वाले नहीं है कहीं, तो स्टेड विद देम एंड दे ऑफ कोर्स दे पेड appreciated एवरीथिंग। and reciprocated. यस, दे रेसिप्रोकेटेड। तो कहीं कोई बिजनेस कोई इन्वेस्टमेंट खराब नहीं गई? नहीं, वो ऐसा है कि खराब नहीं हुई। उससे पहले जब मैं कैश फ्लो की आपको बात कर रहा था, कैश फ्लो में ने ही हमारी व्हाट इज क्रिटिकल टू बिजनेस इज कैश फ्लो। कैश फ्लो ने हमारी बहुत मदद की है। वो कैसे कि हमने ये हमेशा ये देखा है कि हमारा करंट एसेट्स के ऊपर और जो फिक्स्ड एसेट्स भी हैं उसमें मान लीजिए जो अनयूज्ड या अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स, इनके ऊपर क्लोज वॉच रखना बड़ा जरूरी है। अनयूज्ड और अंडर यूटिलाइज्ड, अनयूज्ड एंड अंडर यूटिलाइज्ड फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। मान लीजिए मैंने बहुत सारी दुनिया, मुंबई में, चेन्नई में और दुनिया में बहुत लोग फेल होते देखे हैं, इसलिए कि उनका क्लोज वॉच नहीं है अपने करंट एसेट्स के ऊपर। माल 2 साल से अंदर पड़ा है, बेचा ही नहीं, बिका ही नहीं, बैंक से ओवरड्राफ्ट ले लिया, पैसे स्टॉक दिखा, प्रोडक्शन लेवल कम है, अंडर यूटिलाइज्ड। तो ये सारी चीज़ें जो मिलजुल के ये बंदे को कैश फ्लो में डिस्टर्ब करती है। और जब आपका कैश फ्लो डिस्टर्ब होता है तो बहुत कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, सारा बिजनेस डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए जब हम बाहर माल बेचते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि पहले तो एडवांस पेमेंट आ जाए, और एडवांस पेमेंट के बाद हमारे को माल भेजने में कोई दिक्कत नहीं रहती। अगर कहीं उधार देना पड़ जाए तो उसकी ड्यू डिलिजेंस करें, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे पैसे डूबे होंगे, 2-4 करोड़ रुपया डूब गया होगा सारे जर्नी में, 5 करोड़ डूब गया होगा, लेकिन ऑन दी होल वी हैव बीन एबल टू रिकवर अवर मनी। और यहाँ तक कि अगर हमारे पास स्टॉक बढ़ा है तो हमने बोला हुआ कि भैया अगर तो तू स्टॉक बेच दे, बुक योर प्रॉफिट्स, बुक योर लॉसेस, प्रॉफिट विल फॉलो। लॉस आज ही बुक कर दो। मान लीजिए आपका कोई माल पड़ा है, वो 50% डिस्काउंट पे बिकता, भेज दो। फिर भी नहीं बिकता तो 25-75% डिस्काउंट पे भेज दो। ये आप बात क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे क्या सीख है? इसके पीछे कई लोग रोक के रखते हैं माल को, वो अपनी किताब में चढ़ाने नहीं चाहते लॉस, किताब में चढ़ाना नहीं चाहते। फिर वो बैंक एक्चुअली क्या है कि बैंक में जब तक स्टॉक देंगे उसके बाद उसकी ड्राइंग पावर बनती है। तो हमको उसकी चिंता करने की बजाय, बैंक को ब्याज देने की बजाय हमारे को माल भेज देना चाहिए, जगह खाली करनी चाहिए। अगर आपका माल नहीं बिके, फिर भी नहीं बिका, तो फिर उसको डोनेट कर दो, मतलब वहां से निकालो, उठा दो किसी न किसी तरीके से। अच्छा, 2 साल में जो नहीं बिका, उठाने का मतलब हमने स्लोगन हमारा ये है, लेकिन हमारे जो बंदे काम करने वाले को उठाता नहीं है ऐसे। हाँ, उठाने का मतलब उसको वहां से, उसको स्लोगन का मतलब ये है कि आप उठवा दो, डोनेट कर दो, बेच दो उसको। मान लीजिए माल भेजने के भी पैसे खुद दे दो, मतलब एक सिंबॉलिक है, स्लोगन है, ऐसा होता नहीं। इससे क्या है कि जब उनको एम्पावरमेंट मिल जाती है, बंदा कहता है बेचो। तो इसलिए ये माल जो कैश फ्लो को, करंट एसेट्स को हम ध्यान में रखते हैं। अंडर यूटिलाइज, मान लीजिए मशीन्स पड़ी हैं, 15-20 मशीन्स पड़ी हैं, वो बिक नहीं रही, आपकी काम कर नहीं रही, जगह घेर के बैठी हैं, तो उसके ऊपर डस्ट होगी पहले, फिर रस्ट होगा। डस्ट एंड रस्ट दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। जब भी आप देख लो, आप ये देख लो बंदे के शरीर में ये जो स्टोन बनता है, ये किसी ना किसी एयर में से डस्ट होती है। करेक्ट। या आपके भोजन में डस्ट है, कहीं ना कहीं डस्ट आपके यहाँ इकट्ठे हो गई तो आपका स्टोन बन गया, तो फिर आपने सर्जरी कराई। तो ये जो हमारे अंदर माल पड़े हैं वो तो रस्ट तो लगेगा ना उसको, सॉरी डस्ट लगेगी, डस्ट तो पहुंचेगी उसके पास, फिर वो रस्ट लगेगा तो माल 4-6-8 महीने के बाद, साल के बाद काम नहीं रहेगा। बैंक का ब्याज मैं भर रहा हूँ, वो तो चल ही रहा है, उसका मीटर तो चलता ही है, और वो 24 घंटे चलता है। करेक्ट। तो इसलिए जो लोगों को, मेरी ये अपने आप को और मेरे साथियों को, सहयोगियों को, मेरी हमेशा ही एक बात रही है, भैया करंट एसेट्स के ऊपर हमारे को ध्यान रखना चाहिए। इनको सबको
फारिग करो जो आपको नहीं चाहिए। जो आपको 2 साल चीज़ नहीं चली, 2 साल चाहिए नहीं, आपकी 6 महीने पुरानी मशीन ही नहीं चली, आप क्यों रख के बैठे हैं उसको? क्यों रख के बैठे? उसकी जगह खाली करो, नई मशीन लाओ, ऑटोमेशन करो, कुछ भी करो, ये काम करना चाहिए आपको। तो आपके स्टाफ और आपके लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? ये तो कि माल काम नहीं कर रहा, है जी? ये तो माल काम नहीं आ रहा, काम नहीं कर रहा, क्यों घेर के पड़ा है? आदमी काम नहीं कर रहा, काम नहीं आ रहा, क्या वो भी घेर के पड़ा रहा है या उसको भी आप चलता करते हैं? नहीं, उसके लिए ऐसा है, एक डॉक्टर डेमिंग है, नाम सुना आपने? जी नहीं। नहीं सुना। डॉक्टर एडमंड डेमिंग है, अच्छा, जापान को इस शिखर पे लेके जाने में उनका बड़ा हाथ। अच्छा। 1950 में वो जापान में आए थे। 1982 में उन्होंने 14 पॉइंट बनाए अपने, टू स्टे इन बिजनेस एंड टू फ्लरिश इन बिजनेस एंड थ्राइव इन बिजनेस। तो उन्होंने किताब छाप दी, हम्म, वो डॉक्टर डेमिंग के 14 पॉइंट। जी। उसमें से आप जिस पॉइंट को भी पिकअप कर लो, उसको आप अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन, वो जापानीज प्रैक्टिसेस उसको हम बोलते हैं, वो जापानीज प्रैक्टिसेस में हमारे बंदों को, हमारे बच्चों को ट्रेनिंग, कोचिंग, ये बड़ी ज़रूरी है। हम्म, बंदे को चलता करना बड़ा आसान है, जो नया लेके आएंगे क्या गारंटी? उसकी नहीं गारंटी नहीं, उसको आता ही नहीं, नहीं, हम उसको बंदे को जो भी लाएंगे हम उसको पहले ट्रेनिंग एंड कोचिंग सिखाएंगे उसको, आता नहीं काम। कस्टमाइज करेंगे उसको कि भैया हमारी फिलॉसफी ये है। तो बंदा चलता करने की बजाय उसको संभाल के रखने की कोशिश करते हैं। और वो बंदे, मान लीजिए आज बाइसिकल बना रहे हैं, कंप्लीट बाइसिकल में यूरोप को भेज रहे हैं, और यूरोप के कस्टमर की साइकी जो है उसको 0 डिफेक्ट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। और अगर आपने कोई क्लेम, ये वो दूसरे तीसरे, हमने दिए क्लेम, हमने कोई काफ़ी क्लेम दिए बाइसिकल के ऊपर, लेकिन आज की डेट में बिजनेस स्टेबलाइज्ड है। आज हम 28% या 30% बाई वैल्यू हमारा शेयर है फ्रॉम इंडिया टू यूरोप फॉर एक्सपोर्टिंग बाइसिकल्स। तो इसलिए यूरोप, यस, टू यूरोप। वो इसलिए है क्योंकि वो जो हमने जापानीज प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया है, वो हमारे को काफ़ी दे मेक अस ए डिफरेंशिएटिंग कंपनी। तो इसलिए हमारे को बंदे को चलता करने की जरूरत नहीं है। हम ट्रेनिंग और कोचिंग में विश्वास करते हैं, बंदे को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बंदा जब हमारा तैयार हो जाता है, वहाँ तकलीफ आती है हमारे को। वो तकलीफ क्या आती है? ही बिकम्स ए वेरी एलिजिबल पोचिंग प्रोडक्ट। बंदे हमारे जो दूसरे दुनिया में बंदे हैं, उनको पता लग गया कि ये बंदे ने फलानी जगह काम किया है, नाउ ही इज रेडी, कस्टमाइज्ड, सिमिलर बिजनेस वाला उसको पकड़ के ले जाएगा। दैट इज व्हाट हैपेंस विद अस। हम चलता करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप यू लाइक टू रिटेन एंड ट्रेन देम so that they can be utilized to their ability. Yes. लेकिन आजकल जैसा हम अखबारों में पढ़ते हैं, कंपनीज इतने लोग हायर कर लेती है, फिर एक मास रिट्रेंचमेंट की एक वेव चलती है, पता चला 2000 आदमी निकाल दिए, 3000 आदमी निकाल दिए। तो उस बारे में आपकी क्या सोच है कि ये रॉन्ग प्लानिंग है या ये नहीं? देखिए, नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं ठीक, गलत है, गलत ठीक नहीं, गलत है, गलत नहीं है, ये ठीक है। क्योंकि प्रोजेक्शंस, एस्टिमेशंस, पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस, वो लगता है कि ये काम हो जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनियों के जो बड़े बड़े सीईओ, बड़े एजुकेटेड बंदे, जो 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 स्टैनफोर्ड से और दूसरी तीसरी जगह से, उन कंपनियों में भी ये ले ऑफ होता है जी। लेकिन ऐसा है कि जब पोटेंशियल देख करके, प्रोजेक्शंस के मुताबिक लोग अपने हायर किए जाते हैं। तो जब डाउन टर्न आता है तो बंदे के पास एक ही बात है, कंट्रोल कॉस्ट, कैश फ्लो एंड कंट्रोल कॉस्ट। सबसे पहले कंट्रोल कॉस्ट, दैट विल एम्पावर कैश फ्लो। लेकिन वो करने के लिए वो फिर लार्ज कॉर्पोरेशंस को तो ऐसा करना पड़ता है। इन आवर केस हमारी कोई मास, हमने कोई ले ऑफ नहीं किए कभी। हमारा एक ही नापतोल रहता है कि बंदे की नॉन परफॉर्मेंस, जहाँ भी नॉन परफॉर्मेंस है, वेयर एवर वी फाइंड नॉन परफॉर्मेंस है,
तो हमको धीरे 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 उन बंदों को वन बाय वन इस तरीके से उनको बजाय मास पहले तो आप काम करते हैं, नहीं किया तो फिर आपको मतलब अगले हमको लगता है कि भैया इनकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, थोड़ा मोटा डाउन टर्न आया तो हमने बर्दाश्त कर लिया। और यही जो ये सारी जो कॉर्पोरेट फिलोसफी है, ये मेरा लड़का जब बिजनेस में ज्वाइन किया वो सारी चीज़ें इसको अडॉप्ट कर रहा है, उसके साथ चल रहा है। आज हम ई मोबिलिटी में हैं, ई किट जो है ई मोबिलिटी में आ रही है, पर्टिकुलरली रिक्शा। और उसमें अगर देखा जाए आज की डेट में, अगर मार्केट में 10 रिक्शा, ऑटो रिक्शा समझ रहे हैं ना? जी जी। 10 रिक्शा में हमारी 4 रिक्शा का शेयर हमारा ईस्टमैन का उसमें 40%। जी 40% शेयर है। एंड दैट इज ऑल हैपनिंग because of my son who has understood everything by himself, by his own operational research, by his own achieving excellence. That's what he's doing. And I'm so happy with him. I'm proud of him. कि उसने सारी चीज़ें, उसकी जो कंपेनियनशिप है, उसकी जो संगत है, उसका वही मॉडल है उसका। वो किसी ऐसे आलतू फालतू बंदे से उसकी मुलाकात नहीं होती। सो इंडिया में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्या उनका रवैया क्या रहना चाहिए? क्या उनको चाइना से सीखना चाहिए? क्या उनको चाइना से घबराना चाहिए? क्या उनको चाइना को इग्नोर करना चाहिए? इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स का क्या माइंडसेट है? इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, because the manufacturing capabilities which I've seen, noticed and experienced, they're superb. Less to no one globally. Yes. वहाँ पर आपके अगर आप माल लेना चाह रहे हैं वहाँ से, जापानीज क्वालिटी, जर्मन क्वालिटी, ये आपको वहाँ माल मिलता है। अगर वो अफ्रीकन क्वालिटी, वो भी माल मिलता है, ऑफ कोर्स नॉट द सेम फैक्ट्री। तो ये सब किस्म के माल वहाँ मिलते हैं, इग्नोर तो आप कर नहीं सकते। ओके, तो हमारी क्या सोच रहनी चाहिए इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की? हमारी सोच ये रहनी चाहिए कि हम Chinese manufacturers and entrepreneurs, if they can migrate to India, make their investments, and that will be a wonderful journey for India. आज की डेट में हिंदुस्तान में काफ़ी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं कि होम मिनिस्ट्री के पास जाना पड़ेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रीजंस, बिकॉज इंडिया, हम ये समझते हैं कि ये शरारती दिमाग के आदमी है, ये हमारे यहाँ नुकसान पहुँचाएंगे। लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि शरारत वो करेंगे, लेकिन अगर आप उनकी इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में ले आओ तो शरारत कम करेंगे। Then they have a stake in the because they have the stake in the country. और हमारी दुनिया, हमारे जो हिंदुस्तान है, भारतवर्ष, इसकी जो जर्नी है भारतवर्ष की, ये इतनी तेजी से बढ़ेगी with the manufacturing capabilities, practices of the most successful businesses in China. मान लीजिए आज जापान वाले अगर हिंदुस्तान में नहीं आए होते, साउथ कोरियन हमारे हिंदुस्तान में नहीं आए होते, तो हम आज की डेट में हम और आप यही फिएट और एम्बेसडर में घूम रहे होते। करेक्ट। और उसी क्वालिटी को एक्सेप्ट किए बैठे जी। पहले मारुति आया, सुजुकी आया, उसके बाद डाइवू आया फ्रॉम साउथ कोरिया, किर्लोस्कर वाले टोयोटा को लेकर, ये सारी दुनिया ने, इन्होंने हमारे बंदों को ट्रेनिंग दी है जो हम कहाँ से देते, कैसे करते। चाइना इज द बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर मास प्रोडक्शन। और दूसरी बात, चाइना में डिसएडवांटेज ये हो रहा है कि यहाँ पर अगर वर्कर 20,000 रुपये का है, इन सम ऑफ द स्टेट्स वर्कर्स आर फ्रॉम 40,000 to 80,000। हमारे यहाँ 20,000 का वर्कर है। तो वी आर द मोस्ट सूटेड कंट्री फॉर चाइना टू एस्टैब्लिश देयर मैन्युफैक्चरिंग हियर, क्योंकि उनके पास जो धन दौलत, जो इन्वेस्टेबल सरप्लस है विद द कॉर्पोरेशंस, वो यहाँ आ सकता है। वहाँ पर सैचुरेशन है। मान लीजिए वहाँ पर ये जियोपॉलिटिकल रीजन से अमेरिका बोलता है कि भैया हमने ये आपके ऊपर ये टैरिफ लगाना है, फलाना लगाना है,
यूरोप वाले बंदे भी बहुत खुश नहीं है, हम्म, तो इसलिए हमारा हिंदुस्तान के लिए तो बेस्ट सूटेड है। उनको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमको खोल देनी चाहिए, ऑफ कोर्स विद कॉशन। जो भी आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचती है वो अगर आ जाए तो ये हिंदुस्तान का बहुत भला हो सकता है। क्योंकि चाइना में मैंने जितनी भी गहराई से चाइना को देखा है, देयर स्किल सेट्स, देयर कैपेबिलिटीज, देयर इंजीनियरिंग, देयर इंजीनियर्स, machines they make, the automation they do. I'm not talking of the lower end, I'm talking of the high end manufacturing companies. तो वो हमारे हिंदुस्तान का काफ़ी भला कर सकते हैं। तो आपकी जर्नी में जो आपने इतना एक्सपीरियंस लिया, अपने परिवार को खड़ा किया, एक संगत ऐसी बनाई जो आपको हर रास्ते पे सही सलाह, सही डायरेक्शन देती रही, तो अब आप जब आगे देखते हैं तो आप अपनी इस लेगेसी को कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब क्या आप क्या चाहते हैं कि आप लोग आपको क्या क्या सोच के जाने, क्या किस चीज़ से सिग्निफाई करें, क्या क्या लेगेसी आप छोड़ के जाना चाहते हैं? चुनौती को अवसर में बदलिए, चुनौती को अवसर में बदलिए। अवसर में बदलिए। आपके बिजनेस में डिफरेंशिएटर्स ज़रूर होने चाहिए, इसके अलावा आप आगे नहीं जा सकते। आपको प्रोडक्ट के मामले में अगर आपने जब ऑपरेटिंग बिजनेस में माल बेचने हैं तो आपकी ऑपरेशनल रिसर्च जो है, मार्केट रिसर्च एंड प्रोडक्ट अडेप्टेशन, एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है आपके आगे बढ़ने के लिए। और जो भी प्रोडक्ट है वो जीरो डिफेक्ट इज द ओनली ऑप्शन, देयर इज नो अदर चॉइस। देयर नो अदर चॉइस। बिजनेस के मामले में करंट एसेट्स के ऊपर पूरा ध्यान रखिए, डाइवर्शन ऑफ फंड्स बिल्कुल ना करें। जो बिजनेस से रिलेटेड काम नहीं है वहां पैसा जाना ही नहीं चाहिए। नहीं, ये नहीं कहा मैंने मान लीजिए 500 करोड़ रुपए का क्रेडिट लिमिट लिया बैंक से, जो बोल के लिया है जी, जिस काम के लिए लिया, काम के लिए लिया, वर्किंग कैपिटल के लिए लिया। मैंने मान लीजिए उसमें से मेरे को अधिकार नहीं है कि उसमें से मैं 10 करोड़ रुपया भी स्टॉक मार्केट में लगा दूं, अपने मकान पे लगा दूं। मतलब जिस काम के लिए लिया है, जिस काम के लिए उसी काम के लिए यूज होना चाहिए। दैट इज डाइवर्शन ऑफ फंड्स। सो दैट इज एट द बैक एंड इंटेग्रिटी एंड ट्रस्ट। सर, जो लोग इसको देख रहे हैं प्रोग्राम को, उनके लिए आपका एक फाइनल मैसेज, जो नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, और जो काम कर भी रहे हैं वो कहीं एक ग्लास सीलिंग पे आके अटक गए हैं, ऊपर नहीं जा पा रहे, रिस्क नहीं ले पा रहे, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? देखिए, ऐसा एक तो इम्पेशंस जो है, धैर्य जरूर रखें और जहां भी पहुंचेंगे उसका शुक्र करें। अपनी फेलियर के लिए लोगों को ब्लेम ना करें। नॉर्मली ये होता है कि जब बंदा फेल होता है या कम कामयाब होता है या उसको रास्ता नहीं मिला, तो मेरे को, और मैं अपने सिर के ऊपर तो टोपी डाल नहीं सकता, और टोपी डालने के नंगे सिर हिंदुस्तान में बहुत है। बिल्कुल ठीक। तो आप उनके ऊपर टोपी डालिए और ब्लेम करिए, अपने को सेटिस्फाई करिए, ताकि यू कुड स्लीप विद अ स्माइल। आफ्टर ब्लेमिंग द पीपल, वन मैन कैन फील कि मैं हैव डन अ ग्रेट अचीवमेंट, तो आई एम स्लीपिंग विद अ स्माइल, क्योंकि लोगों को मैंने ब्लेम कर दिया। क्योंकि लोगों को ब्लेम करने से आपका कोई भला होने वाला नहीं। किसी को ब्लेम सुनने वाला नहीं है। जेन्युइन ब्लेम है वो एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। तो इसलिए बदलना तो सिर्फ आपको ही पड़ेगा। करेक्ट। उसके लिए शुक्र करना, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो कुछ भी अब तक मिला है उसके लिए हम उस ऊपर वाले का धन्यवाद करें। स्टार्टअप में जो आया बंदा, ऊपर वाले की मेहरबानी से उसको कोई बुद्धि आई या कोई दोस्त मिला, उसको सहयोगी मिला, उसके घर वाले मिले या उसके मन में आया, तो ही उसने स्टार्टअप में गया। करेक्ट। ये जो आप देख रहे हैं कि 1,10,000 स्टार्टअप कामयाब हैं, इसीलिए कामयाब है। जो नहीं कामयाब है
उनको कामयाब होने के लिए भाई साहब क्राइसिस को डील करना पड़ेगा, जी, उसको अपॉर्चुनिटी में तब्दील करना पड़ेगा। ये हमारे प्रधानमंत्री हमेशा बोलते हैं कि चुनौतियों को अवसर में बदलो, जी। और मैं चुनौतियों का सामना करता हूँ और वो करके दिखा रहे हैं। हुँ, तो इसलिए हमारे सामने जिंदा मिसाल है वो। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि धैर्य रखें, हुँ, शुक्र करें और क्राइसिस को डील करें बजाय भागने के, करेक्ट। और लोगों की मदद मांगे। कई दफ़े लोग हिचकिचाते हैं। हम कई दफ़े हम पीछे इसलिए हट जाते हैं हुँ, कि हमको शर्म आती है कि आपके पास गए हुँ, तो आपको मेरे बारे में जानकारी वो होगी जो पता नहीं है आज तक। हुँ, मैं बताऊंगा नहीं तो आपसे मदद नहीं मिलेगी। हुँ। अगर हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन बताऊंगा तो मदद नहीं मिलेगी, तो हाफ हेल्प मिलेगी, उसका फ़ायदा नहीं। हाफ भी नहीं मिलेगी। हुँ, अगर मैं हाफ बताऊंगा आपकी तो आप अगले को लगेगा ही नहीं कि नो उसको नो हेल्प मैं चाहिए। अगर हाफ बताऊंगा आपके 50% बताऊंगा, आपको 5% समय लगेगी, हुँ, 50 नहीं लगेगी। हुँ, तो आप सोल्यूशन नहीं बताएंगे। करेक्ट। तो इसलिए लोग जनरली घबराते हैं। घबराते नहीं मतलब अपने आप में मतलब कॉम्प्लेक्स होता है, यार मैं किसी को जा करके मदद किसी के सामने मांगूं। क्यों झुके? क्यों अपनी प्रॉब्लम्स हाँ, बताएँ? ये झुके नहीं है एक्चुअली, हुँ, ये झुके का सवाल नहीं है, हुँ, ये अपने आप को उठाने का सवाल है। हुँ, झुकने का नहीं है, अपने आप को उठाने का सवाल हुँ, है। इसलिए किसी को मिलने के लिए, किसी से शर्म करने, कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। मदद मांगने के लिए या मदद देने के लिए हुँ, मदद दे दो। अगर वो मांग नहीं रहा तो मैं चला जाऊं उसको मदद देने। अगर मेरे को पता लग गया मेरा जानकार है, रिश्तेदार है, मैं भी जा सकता हूँ। तो ये मेरा मैसेज यही रहेगा कि भाई साहब आप अपने अवसर को चुनौतियों में बदलें, चुनौतियों को अवसर में बदलें, तो यही आपका एक रास्ता है। दैट्स अ वेरी एप्ट एंड अ वेरी वंडरफुल मैसेज। बहुत सीखा आज आपसे। इट वाज़ अ वेरी, वेरी humble and inspiring interaction. चलिए, Thanक you so बहुत much for बहुत giving धन्यवाद, your time बहुत and coming on धन्यवाद। our show. थैंक यू सर। Thank you.